मिड डे मील क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है। मैंने उसका एक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आंसर फॉर्मेट रेडी किया है, तो देखते हैं आप कैसे उस आंसर को लिख सकते हैं और उससे कैसे अपने आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो टॉपिक का नाम है FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष निवेश, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के रूप में देखने वाले हैं कि FDI क्या है और भारत के विकास में FDI की क्या भूमिका है, या फिर औद्योगिक विकास में FDI की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, तो मैंने क्वेश्चन दोबारा से एक बार पढ़ देता हूँ। FDI क्या है, व्हाट इज FDI, भारत के विकास में FDI की भूमिका क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ FDI इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ FDI इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, भारत में औद्योगिक विकास में FDI की भूमिका। तो सबसे पहले देखते हैं FDI क्या है, इसकी डेफिनेशन। तो नाम जैसे इसको हम हिंदी में बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी का मतलब हम सभी समझते हैं जो अन्य देशों से हो, अपने देश के अलावा बाहर के देशों से हो। प्रत्यक्ष मतलब सीधे तौर पर डायरेक्ट, और निवेश का अर्थ होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से पैसा लगाना। यानी कि शॉर्ट में देखें तो बाहरी देशों द्वारा, अन्य देशों द्वारा किसी देश, यानी कि अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में लाभ के उद्देश्य से पैसा लगाना, उसे हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। किसी समूह या कंपनी द्वारा, किसी देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हितों, प्रत्यक्ष हिस्सेदारी और लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया निवेश। यानी कि प्रत्यक्ष निवेश एक ऐसा निवेश है जो किसी समूह, यानी कोई ग्रुप हो सकता है, ओके, कोई ग्रुप हो सकता है या कोई कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी, तो उसके द्वारा हमारे देश में यानी भारत के व्यवसाय में या फिर कॉरपोरेशन में स्थायी हितों की, यानी कि एक तरीके से परमानेंट शेयर के लिए भारत में मौजूद जो कंपनीज हैं, भारत की अपनी जो कंपनीज है उनमें हिस्सेदारी के लिए निवेश करना क्या कहलाता है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, FDI। ओके, FDI आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन है। किसी भी देश के विकास में FDI की महत्वपूर्ण भूमिका आज के समय में, और जैसा हम जानते हैं 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए हैं भारत के अंदर, उसके बाद से जो सुधार हुए हैं जैसे कि निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, इसके बाद से FDI की भूमिका बहुत तेजी से बढ़ी है। तो FDI आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन है तथा देश में आर्थिक विकास के लिए वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि देश को पैसा चाहिए तो FDI एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसका कैसा है, गैर ऋण, जिसपे हमें ऋण नहीं देना पड़ता। ओके, क्योंकि इसमें सीधा जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको एक तरीके से जो उसने प्रॉफिट गेन किया है, अर्जित किया है, वो उसे मिल जाता है, लेकिन देश को इसके ऊपर कोई ऋण नहीं देना पड़ता, इसीलिए इसे कहते हैं गैर ऋण प्राप्त वित्त स्रोत। ओके, थर्ड पॉइंट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FDI से घरेलू अर्थव्यवस्था में पूंजी की प्राप्ति होती है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन होता है, नई पूंजी आती है देश के अंदर, नई तकनीक देश को प्राप्त होती है, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बारे में आगे पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी प्राप्त होती है एवं रोजगार के अवसर देश में बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो था कि FDI क्या है, जिसके अंदर हमने 3 पॉइंट पढ़े। ओके, आगे है कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। क्या है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एक हुआ था। ठीक है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट 2019 के अनुसार, यानी कि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग, जो वर्ष 2018 था उसमें भारत को लगभग कितना, $42 बिलियन की FDI प्राप्त हुई। यानी कि भारत में जो टोटल 2018 में कितना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत को मिला है,
नया पैसा जितना मिला वो कितना था, $42 बिलियन के अराउंड। ये बहुत बड़ी अमाउंट है और ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, तो हाल ही में वॉलमार्ट, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि जो वॉलमार्ट अमेरिकन कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी, उसने फ्लिपकार्ट को एक तरीके से अपने शेयर जो उसमें बढ़ा लिए, एक तरीके से खरीद लिया है, अधिग्रहित कर लिया। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एफडीआई का, जिसमें वॉलमार्ट जो अमेरिकन कंपनी है उसने फ्लिपकार्ट जो भारतीय कंपनी है फ्लिपकार्ट उसको अधिग्रहित कर लिया। तो ये एफडीआई का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, यानी कि उससे फ्लिपकार्ट जो है भारत की कंपनी है, उससे भारत को जो नई अमाउंट है, नया कैपिटल है वो प्राप्त हुआ है और देश में एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ेंगे इससे। ओके, आने वाले समय में अगर देश जो है सही स्किल प्राप्त लोगों को इसमें इंक्लूड करता है। ओके, तो ये था कि कुछ फैक्ट्स के बारे में। आगे है देश के विकास में एफडीआई की भूमिका। ये क्वेश्चन बन के आता है कि भारत के विकास में एफडीआई किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या फिर औद्योगिक विकास में एफडीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है उसको बताइए। तो ये दोनों आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। पहला है बीओपी को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। बीओपी के ऊपर हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं, अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे पढ़ लीजिएगा। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो दिखाता है कि देश में जो मतलब कि जो वित्त की व्यवस्था है वो बैलेंस है या फिर घाटे में है या फिर प्रॉफिट में है, उसको बीओपी को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का भुगतान शेष घाटे की स्थिति में, जिस कारण माने कि भारत का जो भुगतान शेष बीओपी वो अधिकतर घाटे की स्थिति में ही रहता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि जो पैसा है उसको देश के विकास में लगाना है, जिस कारण मोस्टली गवर्नमेंट जो है बीओपी घाटे में ही रहता है, जिस कारण देश का विदेशी विनिमय भंडार प्रभावित होता है। अगर बीओपी ज़्यादा घाटे में है तो इससे विदेशी विनिमय भंडार, जिससे एक तरीके से अकाउंट होता है जिसमें विदेशी पैसे को रखा जाता है और जब बाहर से कोई चीज़ आयातित की जाती है या खरीदी जाती है तो उस पैसे के माध्यम से, यानी कि उस डॉलर के माध्यम से उसको पैसे का भुगतान, उसका जो भुगतान है किया जाता है, तो इसे विदेशी विनिमय भंडार कहते हैं। तो अगर बीओपी अधिक घाटे में है ओके, तो इससे विदेशी विनिमय भंडार भी प्रभावित होता है, यानी एक तरीके से देश को नुकसान होता है। इसे संतुलित करने में एफडीआई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एफडीआई यानी कि बाहर से जो पैसा आता है वो फॉरेन करेंसी के रूप में होता है और फिर वो कन्वर्ट होकर देश की जो करेंसी है रुपया उसमें कन्वर्ट होता है। तो इससे जो भारत को फायदा होता है वो क्या होता है कि बीओपी और विदेशी विनिमय भंडार सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव रूप में प्रभावित होते हैं। विदेशों से प्राप्त निवेश से विदेशी विनिमय भंडार में बढ़ोतरी होती है, जिससे बीओपी संतुलित होता है। तो हमारा जो मेन जो गवर्नमेंट का काम रहता है वो बीओपी को बैलेंस करके रखना और साथ के साथ देश को विकास की राह पर आगे ले जाना है। ओके, तो ये था पहला कि एफडीआई की पहली भूमिका क्या है, बीओपी को संतुलित करके रखना या फिर पॉजिटिव करके रखना। दूसरा है विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में एफडीआई की भूमिका। विभिन्न आर्थिक क्षेत्र जैसे एफडीआई अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की अर्थव्यवस्था किसी एक क्षेत्र से नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर बनती है। उसमें एग्रीकल्चर हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, उसमें सर्विस सेक्टर हो सकता है और बहुत सारे जैसे संचार सेक्टर, तकनीकी, जैसे विभिन्न क्षेत्र में लिखे हैं इससे संचार और तकनीकी क्षेत्र आदि, इन सभी से मिलकर देश की इकोनॉमी बनती है और इन सभी अगर ये सभी मिलकर अच्छे से काम करे तो देश की इकोनॉमी ग्रोथ होती है। ओके, तो किसी क्षेत्र विशेष में एफडीआई के माध्यम से निवेश की प्राप्ति होती है। ठीक है, हाल ही में संचार और तकनीकी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एफडीआई की प्राप्ति हुई है, जिससे उस क्षेत्र में संसाधनों की मात्रा बढ़ती है, यानी कि उसमें जो नया निवेश आया है उससे संसाधन, तकनीक और श्रम की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो उस उद्योग के साथ साथ देश में क्या उद्योग की तो बढ़ोतरी होती है, देश में रोजगार की प्राप्ति होती है, देश में लोगों का विकास होता है और अंततः देश का जो विकास है वो सफल होता है। तो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, एफडीआई। ओके, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में एफडीआई की भूमिका होती है। तीसरा है एफडीआई और रोजगार, यानी कि एफडीआई के माध्यम से देश में रोजगार की उत्पत्ति होती है।
एफडीआई देश में श्रम की मांग को बढ़ाता है। जब देश में पैसा आएगा तो उससे जो नई कंपनीज लगेंगी या पहले से लगी हुई कंपनीज में कि जो उत्पादन क्षमता उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए श्रम की मांग होगी। ओके, यानी कि लोगों की जरूरत होगी, और जब लोगों की जरूरत होगी तो देश में रोजगार की उत्पत्ति होगी, और रोजगार की उत्पत्ति होने से क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी और देश में जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो एफडीआई देश में श्रम की मांग को बढ़ाता है, जिससे अंततः रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, और ये अंततः देश की इकोनॉमी के लिए ही फायदेमंद है और बेरोजगारी को कम करता है। ओके, अगला है तकनीक का हस्तांतरण, यानी कि एफडीआई के माध्यम से तकनीक का हस्तांतरण भी होता है। हस्तांतरण का मतलब है एक्सचेंज, यानी कि एफडीआई के माध्यम से देशों के मध्य तकनीक का हस्तांतरण होता है। यानी कि एक ऐसा विकसित देश जो भारत में निवेश कर रहा है, उस विकसित देशों के पास जो तकनीक है या टेक्नोलॉजी है वो विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत उच्च लेवल की तकनीक है, अच्छे लेवल की तकनीक है। तो जब कोई देश यानी कि विकसित देश भारत में निवेश करता है तो भारत को साथ में टेक्नोलॉजी भी प्राप्त होती है। ओके, और अच्छे जो एक तरीके से हम कह सकते हैं अच्छे जो ब्रेन हैं, जो डेवलप्ड, जो इकोनॉमी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, वो भी भारत को प्राप्त होते हैं। तो विकासशील राष्ट्रों को उच्च तकनीक की प्राप्ति होती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसका जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है, वो यही है कि देश का विकास हो, और देश में जो लोग हैं, जनसंख्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें अच्छे प्रकार से ग्रोथ हो, देश में एजुकेशन और स्वास्थ्य सेक्टर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े, ताकि देश में मानव विकास यानी मानव कौशल को, स्किल्स है, उनको डेवलप किया जा सके। तो हर चीज़ का एक ही अंतिम लक्ष्य है, देश को विकसित करना। तो एफडीआई का भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमने क्वेश्चन के रूप में पढ़ा है कि एफडीआई क्या है। ओके, एफडीआई क्या है, ये क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम। एफडीआई क्या है, भारत के विकास में एफडीआई की क्या भूमिका है, औद्योगिक विकास में एफडीआई की भूमिका। तो इसको हमने पूरा कंप्लीट किया है एक तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके दोस्तों, तो इसे जरूर कंप्लीट कीजिएगा। एक नया टॉपिक देखते हैं, निरपेक्ष बनाम सापेक्ष गरीबी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं निरपेक्ष का क्या मतलब है और सापेक्ष का क्या मतलब है। निरपेक्ष का सिंपल सा मतलब है कि खुद से तुलना करना, और सापेक्ष का मतलब है किसी अन्य से, यानी किसी दूसरे देश या किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करना। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए तो हमारे पास दो पर्सन है, एक्स एंड वाई, दो जने हैं हमारे पास। अगर हम कहते हैं कि एक्स जो है वाई की तुलना में गरीब है, यानी कि एक्स की जो कंडीशन है वाई की तुलना में अच्छी नहीं है, यानी कि वो गरीब है, और दूसरा है तो उसे क्या कहेंगे, सापेक्ष गरीबी, क्योंकि हम इसमें तुलना कर रहे हैं दो अलग अलग जनों की। वही निरपेक्ष का मतलब होता है किसी व्यक्ति की तुलना या किसी देश की तुलना खुद से ही करना। और पहले वाली कंडीशन जो सापेक्ष के अंदर हम कर रहे थे, दो अलग अलग पर्सन कंपेरिजन कर रहे थे, तो ये क्या है, सापेक्ष गरीबी, जिसमें हम दो अलग अलग कंपैरिजन व्यक्तियों का या फिर दो देशों का, दो राज्यों का कंपैरिजन करते हैं। और वहीं निरपेक्ष का मतलब है उसी व्यक्ति विशेष या फिर उसी देश या फिर उसी राज्य का खुद से ही कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो इसे ही क्या बोलते हैं, निरपेक्ष बनाम सापेक्ष गरीबी। इसी का अगर नेगेटिव हो जाए तो वो गरीबी की जगह ग्रोथ में बदल जाएगा। ओके, अगर हम इसको थ्योरेटिकल रूप में देखें तो क्या हो सकता है, सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय विभिन्न प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में होने वाली गरीबी से है। ओके, जैसे हमने देखा कि सापेक्ष का मतलब क्या है कि एक का कंपैरिजन दूसरे से, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, देश या राज्य शामिल हो जाए, उसे हम सापेक्ष निर्धनता बोलते हैं। ठीक है, से अभिप्राय विभिन्न प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में होने वाली गरीबी से है। मान लीजिए कि हम भारत की तुलना अमेरिका से करते हैं, तो हम कहेंगे कि भारत जो है अमेरिका की तुलना में सापेक्ष रूप से गरीब है। भारत की तुलना किससे कर रहे हैं हम, अमेरिका से। या फिर एक राज्य, भारत के अंदर दो राज्यों की तुलना कर रहे हैं, मान लीजिए हम करें
कि पंजाब की तुलना करें बिहार से और हम कहें कि जो पंजाब है वो क्या है, बिहार की तुलना में अमीर है, यानी कि जो बिहार है वो पंजाब की तुलना में गरीब है, तो इसे क्या कहेंगे हम, सापेक्ष निर्धनता। कंपैरिजन कर रहे हैं हम दो के मध्य। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन स्तर या निर्वाह स्तर तुलनात्मक देश मतलब जिससे तुलना कर रहे हैं, ओके, तुलनात्मक देश के लोगों के जीवन स्तर से नीचा है तो उस देश को निर्धन कहा जाएगा। यानी कि दोबारा पढ़ते हैं, जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन स्तर, एग्जाम्पल जैसे हम भारत की तुलना कर रहे हैं अमेरिका से, ओके, तो तुलनात्मक देश कौन है यहाँ पर, तुलनात्मक देश है अमेरिका, जिससे तुलना कर रहे हैं। तो अमेरिका की तुलना में भारत के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर यानी कि उनके प्रति व्यक्ति आय, ओके, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, निर्वाह स्तर, उनकी जो खाने पीने की जरूरतें हैं या बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो पाती, या फिर अमेरिकन राष्ट्र की तुलना में गरीब है, ओके, लोगों के जीवन स्तर नीचे है अमेरिका की तुलना में भारत के लोगों का, तो हम कहेंगे कि भारत जो है निर्धन राष्ट्र है। तो हो सकता है कि अगर हम किसी ब्रिटेन की तुलना अगर हम अमेरिका से करें, मगर देखा जाए तो अलग अलग रूप में देखा जाए तो दोनों ही देश धनी देश है, ओके, यानी कि विकसित देश है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें ब्रिटेन और अमेरिका का, तो भी हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन जो है अमेरिका की तुलना में गरीब राष्ट्र है, ओके। तो कंपैरिजन हम दो अलग अलग देशों, राष्ट्र या फिर व्यक्ति की कर रहे हैं तो उसे सापेक्ष निर्धनता कहा जाएगा, ओके। दूसरा है निरपेक्ष निर्धनता। भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा का प्रयोग किया गया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की खुद से तुलना या किसी देश की या किसी राज्य की तुलना खुद से ही कर रहे हैं। तो भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए क्या किया है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, वो क्या है, निर्धनता रेखा, एक तरीका, एक मेथड जिससे पता लगाया जा सके कि भारत के अंदर कितने प्रतिशत व्यक्ति गरीब है और निर्धनता रेखा यानी कि निर्धनता रेखा के नीचे है, ओके। निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे होता है, प्रति व्यक्ति आय के बेसिस पर निर्धनता रेखा का निर्धारण होता है। तो जो व्यक्ति उस निर्धनता, मान लीजिए ये निर्धनता रेखा है, ओके, पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे के व्यक्ति है, यानी कि मान लीजिए ये नीचे का पोर्शन है, नीचे के व्यक्ति होंगे, उनकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, जो ऊपर के व्यक्ति है, निर्धनता रेखा से ऊपर, यानी कि जो निर्धनता से ऊपर है। निर्धनता से ऊपर का मतलब जो अपनी बेसिक नीड्स को इजीली पूरा कर पा रहे हैं, ओके। और पॉवर्टी लाइन से यानी निर्धनता रेखा से नीचे के व्यक्ति जिनकी प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि वो अपनी निजी जरूरतों को भी, बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, ओके, जो जीने के लिए आवश्यक है उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम कहेंगे कि ये पॉवर्टी लाइन या निर्धनता रेखा से नीचे के व्यक्ति है। इसका निर्धारण कैसे होता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ओके। तो भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा का प्रयोग किया गया है। निर्धनता रेखा वह रेखा है जिसका अनुमान प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बनाकर लगाया जाता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय इसमें मेन फैक्टर है, इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, कौन नीचे है, तथा इससे नीचे के व्यक्तियों की जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होती। जैसे नीचे जो जीवन की महत्वपूर्ण न्यूनतम आवश्यकताएं कौन कौन सी है, खाने पीने की और कपड़े, मकान, रहने के आवास और एजुकेशन और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो उनको संतुष्टि दे सके वो नहीं है, ओके। तो उसे हम कहेंगे निर्धनता रेखा से नीचे जिनकी प्रति व्यक्ति आय अत्यंत कम है। तो ये था निरपेक्ष निर्धनता, जिसमें हम खुद की तुलना खुद से कर रहे हैं, भारत की तुलना भारत से ही कर रहे हैं, भारत के लोगों से, पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे। और सापेक्ष के अंदर क्या था, किसी दो के मध्य तुलना की जाती, कोई व्यक्ति हो सकता है, वो देश हो सकता है, दो राज्य हो सकते हैं, ओके। तो ये था निरपेक्ष बनाम सापेक्ष गरीबी। इसको आप और ज़्यादा एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।